और लूप, वाइल। वाइल हमारा जो होता है वो कंडीशन बेस्ड होता है, और जो फॉर होता है वो हमारा सीक्वेंस बेस्ड होता है। ठीक है। तो लूप के साथ कंटिन्यू कीवर्ड आता है, ब्रेक कीवर्ड आता है ना। ये दोनों का यूज तभी है जब आप लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगर आप लूप का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं तो इन दोनों का कोई यूज नहीं होता है। ठीक है। अब एक और हमारे पास कीवर्ड होता है जिसका लूप से या किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से कोई रिलेशन नहीं होता, है ना। तो हमें क्या करना होता है, हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम, तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम कुछ करना नहीं चाहते लेकिन वहां पर स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, तो वहां पर हम पास कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो एक कीवर्ड होता है जिसका नाम पास कीवर्ड, देखते हैं वो हमारा कैसे यूज होता है। एक कोड से पहले कॉन्सेप्ट में लेकर आते हैं, उसके बाद लिख लेंगे। तो अब मान लीजिए मैंने यूजर से कोई नंबर इनपुट लिया। अगर ये नंबर इवन है तो मुझे एक डिफरेंट एक्शन लेना है, ऑड है तो मुझे एक डिफरेंट एक्शन लेना है। तो मैं एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ। इफ नंबर रिमाइंडर 2, अगर ये 0 है तो जो आप काम करना चाहते हैं यहाँ लिख दो। एल्स, अगर ये ऑड है, जो आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख दो। अब सिनेरियो ये है कि मुझे आज ये तो पता है कि नंबर अगर ऑड है तो मुझे क्या करना है। ठीक है। तो अगर नंबर ऑड है तो फिलहाल सिंपली मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, एप्पल। लेकिन अगर नंबर इवन है तो अभी मुझे वो लॉजिक नहीं पता कि इवन आने पर मुझे क्या करना है। तो अब ये बताओ कि मैं इफ को खाली कैसे छोड़ूं। क्या इफ का ब्लॉक मैं एम्प्टी बना के छोड़ सकता हूँ ऐसे करके? मुझे कुछ लिखना ही नहीं है अभी, और जो लिखना है अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा है। जिस दिन आ जाएगा, कल परसों जब आ जाएगा मेरे दिमाग में, तब मैं जाके कोड में एडिट करूंगा और इफ के ब्लॉक को कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन अभी मुझे प्रोग्राम को रन कराना है ये कहते हुए कि भाई अगर ऑड नंबर आएगा तो प्रोग्राम आगे कुछ एक्शन लेगा, इवन आने पर कुछ नहीं करेगा। लेकिन फ्यूचर में इवन आने पर भी हम इसको करवा देंगे। अब इफ को खाली मैं छोड़ूंगा तो ये मना कर देगा, कह रहा है एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 2। लाइन 2 पर आपको क्या चाहिए, एक इंडेंटेड ब्लॉक बनाना है इसके बाद। तो इंडेंटेड ब्लॉक सिर्फ कॉलम लगाने से नहीं बनता। कॉलम लगाने के बाद आपको एटलीस्ट सिंगल स्टेटमेंट लिखना ही होगा इंडेंटेशन का यूज करके। और अगर आपको सर मैं कुछ नहीं लिख रहा क्योंकि अभी मेरे मुझे क्या लिखना है नहीं पता, तो आप खाली नहीं छोड़ सकते। क्या करें, कमेंट लगा दें, है ना, विल अपडेट इन फ्यूचर। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि कमेंट हमारा एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं माना जाता। तो इफ ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूटेबल होता है वो होना चाहिए, ना कि कमेंट वाला स्टेटमेंट होना चाहिए। तो अभी भी आपकी वही एरर आएगी। तो अब
क्या करें? तो यहां पर आंसर आता है पास। पास एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होता है, लेकिन ये करता क्या है? कुछ नहीं करता है। ये जस्ट एक सिंटैक्स फिलर है। ऐसी ऐसा स्टेटमेंट जिसके बारे में अभी आप नहीं जानते, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस जगह लिखना जरूरी है स्टेटमेंट। तो ऐसी जगह पर इसको आप एज ए फिलर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पास कीवर्ड इज जस्ट ए सिंटैक्स फिलर, जहां पर आपको कोई स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है और आप उस स्टेटमेंट पे कुछ करना भी नहीं चाहते, आप कोई प्रिंट भी नहीं लगाना चाहते, तो वहां पर आप क्या लगा सकते हैं? पास। अब अगर इवन नंबर आएगा तो कुछ नहीं होगा, और अगर ऑड आएगा तो एक्शन होगा। ऐसे सिनेरियो के लिए पास कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि पास कीवर्ड से ब्लॉक बनाने के लिए यूज होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो किसी ने कहा यार मुझे ना इफ एल्स के बाद भी कुछ लिखना है, लेकिन अभी क्या लिखना है वो नहीं पता मुझे, तो यहां भी पास लगा दो। इसका मतलब एल्स के बाद भी कुछ लिखना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो अभी नहीं जानते, लेकिन आपने यहाँ पर एक पास स्टेटमेंट लिख दिया है। सामने वाला जब इस कोड को पढ़ेगा तो उसे ये पता रहेगा कि इस जगह पर कुछ ना कुछ कभी लिखा जाना है। अभी प्रोग्रामर नहीं जानता है कि क्या लिखा जाए, तो इसलिए उसने पास स्टेटमेंट लिखकर छोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरह से पास कीवर्ड को आप लूप में यूज करो, इफ में यूज करो, डायरेक्ट यूज करो, कहीं भी इसका कोई रूल नहीं है कि कहाँ यूज होगा कहाँ यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पास कीवर्ड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सर जो पास स्टेटमेंट है इसको मैथ जो होता है उसमें केसेस होते हैं, तो उस केसेस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे केस वन केस टू, हमें केस टू स्किप करना है, केस थ्री पे। कर सकते हैं। कहाँ जहां भी एक स्टेटमेंट लिखा जाता है वहां पर पास स्टेटमेंट काम कर सकता है। ठीक है, तो आप केस के अंदर भी लिख सकते हैं। केस मान लो आपके पास तीन है, 1 2 3। अब आपको टू में क्या करना अभी नहीं पता, लेकिन 1 और 3 का पता है, तो टू लेकिन बनाना भी है ताकि कोड का स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। तो आप केस टू के अंदर पास लिखकर छोड़ दो। ठीक है, तो इट इज एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट दैट डज नथिंग। इट इज सिंपली in the syntax.
इस तरह से पास कीवर्ड को जनरली देखा गया है ना, ब्लॉक के साथ ज्यादा बार। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बिना ब्लॉक के भी आप इसे बना सकते हैं। इस बात को नोट करके भी लिखो। ज्यादा बार जो यूज केसेस बनते हैं वो ब्लॉक के अंदर बनते हैं, बट ऐसा कोई सिंटैक्स नहीं है, आप बिना ब्लॉक के भी पास का यूज कहीं भी कर सकते हैं। ऑपरेटर की लिस्ट में एक ऑपरेटर हमारा रह गया था, रह तो कई सारे गए, बट उनमें से एक का पढ़ने का टाइम आ गया, उसको पढ़ लेते हैं। और उसका नाम है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा शॉर्ट हैंड होता है इफ एल्स कंडीशन का। तो जहां जहां हम इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं, अगर हम उसकी जगह पे टर्नरी ऑपरेटर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पाइथन के अंदर इनिशियली था भी नहीं, ये आई गेस 2.7 पाइथन वर्जन में ऐड किया गया है। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो इसका मतलब है कि इसके आ जाने से कुछ ऐसा नहीं है जो पहले इम्पॉसिबल था और इसके आ जाने के बाद पॉसिबल हुआ। कोड थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर टर्नरी का जो साउंड है वो 3 को लेकर दिया जाता है। तो ऐसा ऑपरेटर जो 3 ऑपरेंड पे काम करता है उसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। कैसे इसको यूज करते हैं एक बार कोड में लिख कर दिखाते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी लिख देंगे। तो अब टर्नरी ऑपरेटर में हमें क्या करना होता है, इफ और इफ के पहले अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है, चलो टूटा फूटा लिखते हैं पहले। मान लीजिए मैंने ऐसे ही लिख दिया, इफ कोई वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए मैंने x, जिसकी वैल्यू मान लो ना 5 कर, इफ x इज ग्रेटर देन 5। अभी x की वैल्यू नहीं बताते, मान लीजिए x की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो आप कुछ करना चाहते हैं। तो अभी क्या होता था, हम इंडेंटेड ब्लॉक बनाते थे ऐसे करके, या इनलाइन ब्लॉक बनाते थे अगर कोई एक लाइन का एक्सप्रेशन है, कॉलम के साथ इस काम को किया कर। अब टर्नरी ऑपरेटर ये कह रहा है कि आप इफ के बाद उसकी कंडीशन लिखिए, और अगर वो ट्रू आ जाए
तो क्या करना चाहते हो, इफ के बाद नहीं, इफ के पहले बताओ। तो इफ के पहले हमने कहा ठीक है, एक काम करो, अगर ये हो जाए तो आप एक मैसेज हाय इसको बना दो, ठीक है। उसके बाद यहां लिखेंगे एल्स, इफ की कंडीशन, और एल्स के बीच में स्पेस आएगा, कॉमा कॉलोन कुछ नहीं, एल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या चाहते हो वो यहां लिख दो, ये लिख। इस तरह के कॉन्सेप्ट को टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो इसमें 3 वाला साउंड आया था, वो कहाँ है, हमने कहा 1 2 3। तो यहां पर ये क्या होते हैं, ये 3 एक्सप्रेशन कहलाते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन मैंने वैल्यू लिख दी है, ये सेकंड एक्सप्रेशन जो कि एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है, और ये आपका थर्ड एक्सप्रेशन। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, पहला वाला होता है ट्रू एक्सप्रेशन। अगर ये कंडीशन ट्रू आई बूलियन एक्सप्रेशन की, तो बीच वाला होता है बूलियन एक्सप्रेशन। अगर ये ट्रू आई तो क्या करना चाहते हो वो यहां लिख दो, अगर ये फॉल्स आई तो क्या करना चाहते हो यहां लिख दो, ठीक है। अब हमें ये जो टर्नरी ऑपरेटर है, इसलिए इसको कुछ लोग टर्नरी एक्सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, टर्नरी एक्सप्रेशन। तो इससे मुझे जो वैल्यू मिलेगी, या तो मैं सीधा प्रिंट करा लूं, या मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूं, लेट अस सपोज भाई। तो अब वाई में जो वापस आएगा, या तो ये आएगा अगर ये ट्रू है, या फिर ये आएगा अगर ये फॉल्स। चलो, तो अब मैं एक्स की वैल्यू डिफाइन कर देता हूं, मान लो 1। अब बताओ वाई की वैल्यू क्या आएगी, हेलो, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स होने पर एल्स का जो एक्सप्रेशन है वो एवेल्युएट होगा, और वो वाई में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, वाई की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो ये। तो जब मैं ये कहता हूं कि ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, तो वो वाला फील करके दिखाता हूं। मैंने क्या करा, यहां पर x की x की पावर 2 कर दी, और यहां पर x की पावर 3 कर दी, और यहां पर x को मैंने मान लो 4 कर दिया। अब बताओ y की वैल्यू क्या आएगी। अब अगर हम देखें तो x 4 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होने पर ये एक्सप्रेशन चलेगा, तो 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 जब आप करोगे तो इसका मतलब हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 16, ठीक है। तो ये रिजल्ट इसका आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो सकता है, इवन यूजर से इनपुट लेने वाला भी कोड हो सकता है ये, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए इसको हम कैसे और अच्छा सा यूज कर सकते हैं, तो हमने कहा देखो इवन ऑड का प्रोग्राम बनाने में यूजर से नंबर इनपुट करा, एंटर नंबर। अब देखो मैंने प्रिंट करना है इवन, कब, इफ नंबर रिमाइंडर टू 0 हो, एल्स क्या प्रिंट करना है, आउट। ये पूरा टर्नरी एक्सप्रेशन हो गया। अब इससे जो रिजल्ट निकल कर आएगा, अगर ये ट्रू है तो ये, अगर ये फॉल्स है तो ये। तो अब जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो मैंने सीधा प्रिंट को दे दिया। तो प्रिंट इस पूरे को प्रिंट नहीं करेगा, इसको टर्नरी एक्सप्रेशन मानेगा, इसको सॉल्व करेगा, और इससे जो सिंगल वैल्यू आएगी वो प्रिंट फिर प्रिंट करेगा। सोचो अगर ये नहीं होता तो हमारा काम कोई रुकता थोड़ी। अगर इसी काम को मुझे करना होता तो मैं ऐसे करता, इफ कर तो पाऊंगा ही, अलग अलग 2 प्रिंट लगाने पड़ेंगे, इवन का अलग, ऑड का अलग। काम तो मेरा पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। 4 लाइन से शिफ्ट होकर मैं 1 लाइन पर आ गया।
तो ये 4 लाइनें इक्विवेलेंट है सिंगल लाइन। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन में आपकी हेल्प हो जाती है ना। कोड ऑप्टिमाइजेशन के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन का पहला मीनिंग होता है नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस करना। कोड ऑप्टिमाइजेशन का दूसरा मीनिंग होता है एग्जीक्यूशन टाइम को कम करना। काम पूरा होना चाहिए लेकिन टाइम कम लगना चाहिए, ठीक है। कोड ऑप्टिमाइजेशन का तीसरा मतलब होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कम से कम वेरिएबल का इस्तेमाल करना ताकि मेमोरी हमारी ऑप्टिमाइज हो जाए। जितने ज्यादा वेरिएबल बनाओगे मेमोरी का खर्चा उतना बढ़ेगा। तो अगर आप इन तीनों को फोकस करते हैं, नंबर ऑफ लाइन, मेमोरी यूसेज कम से कम होना चाहिए और एग्जीक्यूशन टाइम कम आना चाहिए, मतलब एग्जीक्यूशन फास्ट होना चाहिए, तभी टाइम कम आएगा। तो जब कोई कोड इन तीनों पर हमारा बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं ये एक ऑप्टिमाइज्ड कोड है। जब हम सीख रहे होते हैं तो हमारी प्रेफरेंस ये तीनों बातें नहीं होती। जब हम सीख रहे होते हैं किसी भी लैंग्वेज को तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि हमसे बस किसी तरह से हो जाए। जब हो जाता है फिर हम खुद ही सोचना शुरू कर सकते हैं कि यार कर तो दिया, क्या और अच्छे से हो सकता था ये काम। पहली बार में सबसे अच्छा तरीका हमें नहीं पढ़ना चाहिए। पहली बार में आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मुझसे बस ये काम हो जाए। उसके बाद फिर आपका ब्रेन अपने आप कहेगा आपसे कि और अच्छे से करो इसे अब, ठीक है। चलो, ये कहानी हो गई टर्नरी ऑपरेटर की या टर्नरी एक्सप्रेशन। अब इसको लिख लो। तो इसके और भी 2 नाम है टर्नरी ऑपरेटर का, बस यही है। अगर हम बैकग्राउंड से आते हैं सी जावा के तो वहां पर क्वेश्चन मार्क और कॉलन का कॉम्बिनेशन होता था। जहां पर एक्सप्रेशन 1 यहाँ आता था, यहाँ पर एक्सप्रेशन 2 आता था, यहाँ एक्सप्रेशन 3 आता था, ठीक है। बहरहाल हम उसमें नहीं जाते। तो पाइथन के टर्नरी ऑपरेटर में बस एक ही है ना, वो भी इफ एल्स का यूज करके लिखा जाता है बिना कॉलन लगाए, ठीक है। तो अब इसके 2 नाम और, इट इज ऑल्सो known as कंडीशनल और टर्नरी एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन या टर्नरी एक्सप्रेशन। सिंटैक्स की बात करें तो ट्रू एक्सप्रेशन इफ बूलियन एक्सप्रेशन एल्स फॉल्स एक्सप्रेशन, ये इसका syntax। तो अगर ये ट्रू है ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट। तो जो ट्रू फॉल्स एक्सप्रेशन इनको फर्दर आप नेस्टेड करके इफ एल्स फिर लगा सकते हैं। मतलब जो ट्रू एक्सप्रेशन है वो अपने आप में एक टर्नरी एक्सप्रेशन हो सकता है और जो फॉल्स एक्सप्रेशन है ये अपने आप में एक टर्नरी एक्सप्रेशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल दे देते हैं जिससे कि समझना आसान हो जाए। भाई इवन ऑड वाला दे देते हैं। ये मुझे बहुत कभी होगा हम्म। बहुत ज्यादा होगा। नेस्टेड करना पड़ेगा, 2 से ज्यादा है तो जो ट्रू और फॉल्स के एक्सप्रेशन है
इनको आप नेस्टेड करके लिख सकते हैं। एक एग्जांपल लेंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पर प्रॉफिट लॉस इक्वल, इसका कोड चाहिए कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ या इक्वल आए। तीन सिनेरियो हो गए इसमें। अब यहाँ पे इफ और एल्स की बात हो रही है, एलएफ की तो बात ही नहीं हो रही है। तो अगर इसको मैं मैनेज करना चाहूँ तो कैसे मैनेज करूंगा वो देखते हैं। ठीक है, तो अब एसपी कुछ भी ले लिया, सीपी कुछ भी करा लेंगे यूजर से इनपुट अभी। अब यहाँ पर पहले मैंने इफ लिखा, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अब सोचो कंडीशन ट्रू है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या श्योर हो गया कि ये तो होगा ही होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा। तो यानी कि इसके ट्रू होने पर प्रॉफिट तो आप लिख ही दो। अब सोचो अगर ये ट्रू नहीं है तो अब दो पॉसिबिलिटी हो गई, है ना, एल्स। अब यहां पर जो आप अपना एक्सप्रेशन लिख रहे हैं एल्स के अंदर, इसको फिर से क्या लगा दो, एक टर्नरी एक्सप्रेशन लगा दो कि इफ, ध्यान से देखना, इफ एस पी इज लेस देन सीपी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या चीज श्योर हो गई, लॉस। तो इफ के ट्रू होने पर पहले लिखेंगे, यहां लिख दिया मैंने लॉस। और अगर ये फॉल्स है इसका मतलब क्या है, अब इक्वल ही रहा होगा, क्योंकि हमने ग्रेटर तो पहले कंपेयर कर लिया, लेस वाला ये हो गया। अब जो बचा तीसरा केस वो यही बचा। ठीक है, तो अब इसका जो भी रिजल्ट आया आप एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहें उसमें स्टोर कर लें, प्रिंट करके यूज करना चाहें प्रिंट करके यूज कर लें। तो अभी ऐसे मैन्युअली लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस 10 रुपए का था, सेलिंग प्राइस 12 रुपए का था। ठीक है, तो 10 और 12 प्रॉफिट हुआ। मान लो 10 और 2 कर दिया तो लॉस हो गया, और दोनों जगह 10 कर दिया। इस टर्नरी एक्सप्रेशन की सच्चाई ये है कि अगर अभी कोई नया क्लास में एंटर कर जाए तो उसकी बस की नहीं है समझ ले क्या हो रहा है इसमें। जिसने लिखा है उसे ही पता है कि वो क्या लिख रहा है इसके अंदर। तो आपने कोड की लेंथ तो कम कर दी, अब इसी काम को मैं ऑर्डिनरी अप्रोच से करता तो डेफिनेटली 5 से 6 लाइन मुझे लिखनी पड़ती। अब वो 5 से 6 लाइन कम करके आपने एक में तो कर दी, लेकिन रीडेबिलिटी पुअर हो। तो अब इसका भी बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, कोड ऑप्टिमाइज भी रहे बट रीडेबिलिटी भी पुअर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब सर ऐसे तो मान लो वो जो आपने मार्क्स वाला एग्जांपल दिया था, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन फेल इनवैलिड 5 थी, 5 बना लो। क्या करना है, जो श्योर होता जाए इफ के एक्सप्रेशन में लिख दो, और जो बचता जाए एल्स में फिर लगा दो टर्नरी। तो ये सिनेरियो चलता रहता है। आप चाहें तो इसको भी फिर से एक टर्नरी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंटैक्स है यहां पर ट्रू एक्सप्रेशन, ये अपने आप में एक टर्नरी एक्सप्रेशन हो सकता है, ये भी अपने आप में एक और टर्नरी एक्सप्रेशन हो सकता है ना, बट जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप इस लेवल पर जाकर काम को करें। अब इसका रीडेबिलिटी अगर बेटर करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, इसको पैरेंथेसिस में ऐसे लिखकर थोड़ी सी बेटर रीडेबिलिटी कर सकते हो कि भाई ये इफ है, ये इसका ट्रू पार्ट हो गया, और इस वाले इफ का जो एल्स है ये इसका ये पार्ट हो गया। अब ये जो पार्ट है ये अपने आप में कौन है, टर्नरी एक्सप्रेशन हो। तो पहले से थोड़ा सा बेटर हो गया रीडेबिलिटी। चलो
अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ अपना मूव करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर फंडामेंटल साइड हमने अपना स्टार्ट करे थे, कंप्लीटेड, ये भी कंप्लीटेड, ये भी होगा, ये भी होगा, यहाँ तक हो चुका है हमारा। अब दो टॉपिक और बचते हैं फंडामेंटल के। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम पाइथन के किसी भी फील्ड में जाने को तैयार हो गए, चाहे आप आगे फुल स्टैक में जाओ, चाहे एनालिटिक्स में जाओ, चाहे आईओटी में जाओ, चाहे रोबोटिक्स में जाओ। अगर आपने पाइथन शब्द लिखा अपने रिज्यूमे के अंदर, तो ये है इसके फंडामेंटल, इतना तो आपको आता ही होगा। उसके अलावा और जितना ज्यादा आता है उतना बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आज से 5 साल पहले पाइथन पढ़ने वालों की संख्या और आज पाइथन पढ़ने वालों की संख्या अलग ही है नंबर हो। तो 5 साल पहले जो सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट करता था, और आज सामने वाला आपसे जो एक्सपेक्ट करता है, उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। ये तो आप भी जानते हो, आपने जो चीज मैथ में 12th में पढ़ी होगी, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे तो वो आज 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो ये तो हर लेवल पर इस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसका मतलब सिर्फ इतने से कभी काम हो जाया करता था, 2024 में नहीं। इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप 2024 के लिए तैयार होंगे कि हाँ मैंने पाइथन पढ़ रखी है। और आज से 5-8 साल पहले आप कह दो मैंने पाइथन पढ़ रखी, बहुत है, इतना आगे बहुत आगे आपको। ठीक है, चलो तो हमें तो पूरी पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है स्प्रिंग हैंडलिंग। स्प्रिंग हैंडलिंग में हम दो चीजों को फोकस करेंगे। पहला, स्प्रिंग क्या है। दूसरा, स्प्रिंग पर ऑपरेशन क्या हो सकता है। जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर है 10, अब कोई आपसे पूछे इस पर क्या कर सकते हो ऑपरेशन, हमने कहा इसमें जोड़ सकते हैं, इसमें कुछ माइनस कर सकते हैं, इसको किसी से भाग कर सकते हैं, इसकी पावर निकाल सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं कि बड़ा है कि छोटा है। अब इसी तरह से कोई आपसे पूछे कि आपके पास कोई स्प्रिंग है नोएडा, क्या कर सकते हो इसके साथ, वो सारे ऑपरेशन बताओ जो इसके साथ कर सकते हो। तो वो सारे ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, इसके अंदर कितने करेक्टर हैं, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, इसमें कितने बॉबल करेक्टर हैं ये बता सकते हैं आपको। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हैंडलिंग, स्प्रिंग को हैंडल करना। हो सकता है मुझे बहुत बड़ी स्प्रिंग दी गई है, मुझे बस शुरू के 3 करेक्टर पे काम करना है, या मुझे लास्ट के 4 करेक्टर पे काम करना है। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो सब हैंडलिंग हमारा सिंगल वर्ड में कहलाता है। तो सबसे पहले स्प्रिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो आती है हमारे लिए। हमने कहा आपको स्प्रिंग की डेफिनेशन नहीं आती है, आपको स्प्रिंग का रिप्रेजेंटेशन आता है कि इसको स्प्रिंग कहते हैं। इससे ज्यादा अभी आपको स्प्रिंग के बारे में नहीं पता। अभी ये पता है कि सिंगल कोट से कुछ लिख दें तो स्प्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर लिख दें तो स्प्रिंग है, ट्रिपल कोट्स में लिख दें तो स्प्रिंग है। आपको स्प्रिंग रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आता है, लेकिन स्प्रिंग की डेफिनेशन अभी भी आपको नहीं आती। ठीक है, तो आज पहले हमें स्प्रिंग की जो डेफिनेशन है पहले वो समझना होगा। समय के साथ डेफिनेशन कई बार बदलती है कॉन्सेप्ट्स की, स्ट्रिंग भी उसमें से एक। तो स्ट्रिंग की जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये डेफिनेशन 2.7 में बदली थी पहली, दूसरी बार वो वाली पढ़ रहे हैं। उससे पहले क्या थी, अब उसकी जरूरत नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं, उसमें टाइम नहीं लगा। मैं लिख रहा हूँ, इट इज immutable sequence of यूनिकोड। करेक्ट, लिख दी मैंने, इतनी समझना, इतनी सी एक लाइन पूरी भी नहीं है, बट इसमें अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे इम्यूटेबल,
सीक्वेंस ये क्या होती है? अच्छा, सीक्वेंस शब्द को तो मैंने कल पढ़ाया था फॉर लूप के साथ कि फॉर लूप सीक्वेंस पे चलता है। तो कल मैंने जो सीक्वेंस पढ़ाई थी वो इंटीजर की सीक्वेंस पढ़ाई थी। इंटीजर की सीक्वेंस, उसमें फ्लोट नहीं हो सकता, अल्फाबेट नहीं हो सकते, है ना, ये वाली सीक्वेंस पढ़ाई थी। तो आज भी एक सीक्वेंस ही होगी, ठीक है, लेकिन वो सीक्वेंस किसकी होगी? सिर्फ इंटीजर की हमने कहा नहीं, किसी भी यूनिकोड करेक्टर की होगी। तो अब इसके बारे में आइडिया कल हमें थोड़ा सा लग गया है। इसको हमें बहुत ज्यादा नहीं पता क्या होता है, और इसका तो नाम ही हमने शायद आज पहली बार सुना है। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते तो हैं। अब एक एक करके सबको समझ लेते हैं कहानी क्या है। तो जब प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बनाया गया था, तो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के साथ एक टॉपिक और बनाया गया जिसको बोलते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है कि आप जो भी टाइप करेंगे अपने प्रोग्राम में, वो सीपीयू तक कैसे पहुंचाया जाए। जैसे आपने लिखा ए, अब सीपीयू कह रहा है कि मुझे तो ये समझ में आता ही नहीं है, मुझे तो 0 1 0 1 0 1 समझ में आता है। अब हम इतना तो जानते हैं कि जो भी हम लिखते हैं पूरे प्रोग्राम में, अल्टीमेटली उसका 0 1 बनता है, और सीपीयू फिर हमारे प्रोग्राम को रन करता है। अब हम ये बीच का जो गैप है कि ये हमने जो कीबोर्ड से ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, ये कैसे 0 1 तक पहुंचा, वो देखते हैं एक बार। तो अब सबसे पहले एक एनकोडिंग सिस्टम अमेरिका वालों ने डेवलप करी थी। उस एनकोडिंग सिस्टम का नाम था एस्काई, ASCII। फुल फॉर्म एक बार गूगल पर चेक कर लेना। उस फुल फॉर्म में ए का मतलब अमेरिका ही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरनेशनल इंटरचेंज, ऐसे करके कुछ हमारी, ठीक है। तो एस्काई एनकोडिंग सिस्टम ने 128 करेक्टर को सीपीयू तक पहुंचाने की बात बताई। अब वो 128 करेक्टर कौन से थे? उसमें इंग्लिश के अल्फाबेट ए से लेके जेड तक छोटे वाले 26, ए से लेके जेड तक कैपिटल वाले 26, टोटल 52 हो गए। कुछ सिंबल प्लस माइनस कॉमा, लेस देन, ग्रेटर देन, एक्सक्लेमेशन, इक्वल, जितने भी आप सिंबल यूज करते हैं उन सब का भी इसके अंदर अरेंजमेंट किया गया। इस तरह से 0 1 2 3 4 5 डिजिट भी हैं कि ये 5 को कैसे सीपीयू तक पहुंचाया जाए, इसका भी अरेंजमेंट करा गया। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जितने भी 128 करेक्टर अपने इन्होंने सेलेक्ट करे, हर करेक्टर के लिए पहले एक डेसिमल वैल्यू असाइन करी। उसमें जीरो से सबको देना स्टार्ट करा। तो जीरो से देना अगर स्टार्ट करा, तो जीरो से लेकर आखिरी जो करेक्टर रहा होगा 128वां, उसकी डेसिमल वैल्यू क्या रही होगी? 127 रही होगी। तो किसी की 0, किसी की 1, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4। इसी सफर में स्मॉल ए की वैल्यू थी 97, और कैपिटल ए की वैल्यू इन्होंने रखी थी 65, ठीक है। अब इसी तरह से प्लस की भी होती है, माइनस की भी होती है, 1 की भी होती है, 2 की भी होती है, सबकी होती है, ठीक है। गूगल पर सर्च करना, सब मिल जाएगी आपको। अब सर ये 97 है, सीपीयू को तो 97 भी समझ में नहीं आएगा कि 97 क्या होता, हमने कहा। फिर क्या करा गया, हमने कहा फिर इस 97 को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया। कैसे करा? हमने कहा 97 को 2 से भाग करो, जो मैंने आपको तरीका बताया था बिटवाइज ऑपरेटर में, ठीक है, अब दोबारा रिपीट नहीं करना। तो अब क्या करा गया, इन डेसिमल वैल्यूज को फिर बाइनरी में कन्वर्ट किया गया, 0 1 0 1 0 1। तब जाके सीपीयू को समझ में आया कि अच्छा आपने ए प्रेस करा है, ठीक है। उसके बाद सीपीयू ने जब प्रोसेसिंग करने के बाद कुछ आंसर दिया, तो वो आंसर तो 0 1 में दिया होगा। फिर उस 0 1 के करस्पॉन्डिंग फिर से इंटरप्रेटर ने क्या करा, ह्यूमन रीडेबल करेक्टर बनाया, तब जाके आपको आउटपुट दिखाया। तो ये जो बीच में खेल है, ये इंटरप्रेटर परफॉर्म करता है, लेकिन इंटरप्रेटर इस खेल को करने के लिए एक एनकोडिंग का यूज करता है, और उस एनकोडिंग का नाम अगर एस्काई एनकोडिंग हुआ तो इस तरीके से काम किया जाएगा। अब एस्काई एनकोडिंग में समस्या क्या आई कि बस
ये तो 128 करेक्टर के लिए ही काम करेगी। अगर मुझे मान लीजिए अपने कंप्यूटर को, ये है हमारा 5, ये भी तो रोमन का 5 है और ये हिंदी का 5 है, अच्छी तो होता है हमारा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए 4, ये भी तो 4 है, अब ये तो मैं बनेगा भी नहीं मुझसे, ऐसे कुछ बनता था शायद 4। ठीक है, तो एस्काई के अंदर अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ईटा, ये सब नहीं है। तो अगर आप इन सिंबलों को सीपीयू तक पहुंचाना चाहते हैं, एस्काई के अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं इनका सीपीयू तक पहुंचाने के लिए। क्या करा गया, फिर कुछ और कोडिंग सिस्टम बनाए गए। जैसे एक बनाया गया लैटिन एनकोडिंग सिस्टम, इसमें कुछ सिंबलों को जोड़ा गया, लगभग दूने कर दिए गए, 256 करेक्टर आ गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे करेक्टर रह गए। फिर धीरे धीरे और बहुत सारे करेक्टर हमारे ऐड हुए और अलग अलग इनकोडिंग्स बनी। एक बनी आईएसओ इनकोडिंग, फिर कुछ कंट्री के साइंटिस्ट ने अपने अपने लिए बना ली, चाइना वालों ने अपनी बना ली, जापानीज ने अपनी बना ली। तो अब ये कंप्यूटर साइंस के हित में नहीं था कि हर देश अपनी अपनी ऐसा इनकोडिंग बना लेगा, क्योंकि शुरू तो अमेरिका नहीं करा था ये खेल, है ना। तो बाद में क्या करा, एक ज्वाइंट एफर्ट हुआ, जहां जहां कंप्यूटर साइंस जिस जिस कंट्री में यूज होती है उन सबके साइंटिस्ट ने एक ज्वाइंट एफर्ट करा कि भाई कंप्यूटर को हम देश के अकॉर्डिंग नहीं, यूनिवर्सल लेवल पर काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो उसके बाद एक एनकोडिंग बनाई गई जिसका नाम रखा गया यूनिकोड, यूनिकोड एनकोडिंग। अब यूनिकोड एनकोडिंग जब बनाई गई तो इसमें करेक्टर शामिल करे गए 65,536, 65,536 करेक्टर इसके अंदर शामिल करे गए। इसमें अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, थीटा, का, खा, गा, छोटा, बड़ा, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, फ्रेंच, जर्मन, सबके करेक्टर आ गए, रोमन सब है इसमें। ठीक है, अब अगर हम बात करें भारत के करेंसी सिंबल की, तो शायद ये सिंबल पहले हमने देखा था। अब आज की डेट में सिंबल ये वाला हो गया है, जो पहले आप में से बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा ये। ठीक है, आपने जब होश संभाला होगा तो आपको यही मिला होगा। तो ऐसे आने वाली जनरेशन को नहीं पता कि भाई 2G 3G क्या होता होगा, वो कुछ और ही चीज देख रहे होंगे उस समय, है ना। तो अब पॉइंट ये है कि समय के साथ बहुत से देशों ने नए करेक्टर्स बनाए, नए सिंबल्स बनाए अपने अपने। उन सिंबल्स को फिर एनकोडिंग यूनिकोड के अंदर कैसे रखा जाए, क्योंकि ये तो बनकर तैयार हो गई। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो आप इमोजीज देखते हैं ना फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ये इमोजीज इमेजेस नहीं होते, इमोजीज करेक्टर कहलाते हैं। इमोजीज करेक्टर कहलाते हैं, टेक्स्ट का पार्ट होते हैं। आपके मोबाइल का जो टेक्स्ट मैसेज है उसमें इमोजीज आते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे इमोजी नहीं आते हैं, टेक्स्ट मैसेज में भी इमोजी चलते हैं आपको। ठीक है, तो अब सर इमोजी तो हर 6 महीने बाद नए नए आ रहे हैं, फेसबुक पे भी व्हाट्सएप पे भी। तो अब अगर इमोजीज करेक्टर हैं तो फिर यूनिकोड के अंदर हमने कहा यूनिकोड जितने इमोजीज हैं सबको इंक्लूड करता है। तो सर ये तो समय के साथ बदलते रहते हैं, तो फिर क्या डिसाइड करा गया कि भाई जो यूनिकोड हमारा बनेगा, इस यूनिकोड के वर्जन बनाए जाएंगे। तो पहली बार जब बनाया गया तो यूनिकोड वर्जन 1 हो गया, और ये हमारा 65,536 करेक्टर के साथ बनाया गया। फिर वर्जन 2 बना, वर्जन 3 बना, वर्जन 4 बना, वर्जन 5 बना। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो वर्जन 16 चल रहा है ना, वर्जन 16। और ये आई गेस सितंबर 2024 को रिलीज हुआ है। तो वर्जन 16 जो रिलीज हुआ है
ये सितंबर 2024 को रिलीज हुआ है और इसमें अराउंड 1,54,998, इतना प्रिसाइज होकर याद करने की जरूरत नहीं, मोटा मोटा 1,55,000 बात बताऊंगा, दो ही तो कम है क्या। तो मोटा मोटा आज की डेट में जो यूनिकोड हमारा चल रहा है उसमें 1.5 लाख याद रख लो और मोटा मोटा कर लो। एग्जैक्ट देखें तो 1,54,998 करेक्टर्स इसमें शामिल हुए हैं। जनरली इन्होंने अपना अपडेट साइकिल ईयरली रखा हुआ है, ठीक है। तो अब अगला वर्जन जब आएगा 17 तो शायद 25 सितंबर के आसपास आएगा, है ना शायद। अब बात आती है पाइथन की। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब 1991 में बनाई गई थी उस समय कंप्यूटर का यूज जिन देशों में ज्यादा होता था उन देशों में इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज ज्यादा था। तो पाइथन ने जब अपने आप को रिलीज करा तो इसके साथ ही रिलीज करा और पाइथन के अंदर एनकोडिंग एस्काई वाली ही चलती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हर देश कंप्यूटर का यूज करने लगा। हर कंट्री ये चाहती है कि अब उसके सिटीजन्स को जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो वो लोकल करेक्टर में हो ना। जैसे आज अमेजन, फ्लिपकार्ट हिंदी में भी आ रही है, पेटीएम ने भी अनाउंस कर दिया है हम भी हिंदी में आ जाएंगे जल्दी, है ना। तो लगभग सारी वेबसाइट, सारे सॉफ्टवेयर अब सिर्फ इंग्लिश के होकर नहीं रह गए डिस्प्ले होने के लिए, अलग अलग करेक्टर अलग अलग कंट्री के हिसाब से अब वो अडॉप्ट कर लेते हैं। इसका एडवांटेज बिजनेस में बहुत ज्यादा है। अगर अमेजन फ्लिपकार्ट की नजर से देखें तो वो आज से 10 साल पहले इंडिया का जो एरिया कवर करते थे और आज जो वो एरिया कवर कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस आ गया। आज वो जिस एरिया में जाके डिलीवरी कर रहे हैं, जहां से ऑर्डर ले रहे हैं, वहां के लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं होगी शायद, वो समझ ही नहीं पाएंगे लिखा क्या है, तो ऑर्डर कहां से देंगे। तो अब इन लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि इनको इंग्लिश नहीं आती, इनको फर्क पड़ता है इनका बिजनेस रह गया, ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। तो इन्होंने अपने आप को हिंदी सिखा ली। या तो सबको इंग्लिश सिखा दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं, खुद की बदला जा सकता है, दूसरे को तो क्या ही बदलोगे आप, है ना। तो इन लोगों ने सबने अपने आप को हिंदी सिखा ली। अब सोचो ये प्लेटफॉर्म से भारत में बिजनेस क्यों करेंगे, किसी भी कंट्री में जाके बिजनेस करना चाहेंगे। जिस कंट्री में बिजनेस करना चाहेंगे ये चाहेंगे कि उस कंट्री के आखिरी पर्सन से ऑर्डर मिले। तो जिस कंट्री में ये ऐप चल रही है उसके लोकल करेक्टर में दिखाओ ना डिस्प्ले पूरा, सबको समझ में आएगा क्या दिक्कत आ रही है। तो अब यहाँ पे लेटर ऑन जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हुई उनको लगा कि यार हमें यूनिकोड को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम यूनिकोड को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो साइट डेवलपर हमारा यूज करेंगे नहीं सॉफ्टवेयर बनाने में। क्योंकि अगर लैंग्वेज यूनिकोड को सपोर्ट नहीं करती है दैट मीन्स अमेजन और फ्लिपकार्ट किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए गए हैं हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है कि वो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाए गए हैं उसकी इनकोडिंग यूनिकोड होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं होगा। तो अब सोच कर देखो, आज कोई भी लैंग्वेज ये कह दे कि हमारी एनकोडिंग ऐसा ही चल रही है तो शायद डेवलपर उसका यूज ही नहीं करेंगे फिर, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बस अमेरिका में चलने के लिए तैयार हो पाएगा। आप सोचें वर्ल्ड वाइड कहीं भी चल जाए तो चल ही नहीं पाएगा, चल तो जाएगा बट जो लोग हैं वो शायद अडॉप्ट नहीं करेंगे उसे, ठीक है। पाइथन ने इस बात को समझा, समय के साथ अपने आप को अपडेट करा और 2006 में ही उन्होंने डिसाइड कर दिया अब हम यूनिकोड के साथ जाएंगे। और उस समय जो वर्जन इन्होंने रिलीज करा था वो था 2.7। तो पाइथन पहली बार यूनिकोड को सपोर्ट करता है 2.7 वर्जन से। तो अगर हम पाइथन 2.6 का यूज कर रहे हैं तो हम आउटपुट को सिर्फ इंग्लिश में दिखा सकते हैं, हिंदी में, उर्दू में, तमिल में नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर हम 2006 के बाद जो वर्जन आए हैं पाइथन के 2.7, हम तो आज की डेट में 3.13 पे आ गए 2024 में। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आज हम सबका यूज कर सकते हैं, ठीक। अब बात आती है कि पाइथन हमारा 3.13 यूनिकोड के किस वर्जन के साथ हमारा रिलीज हुई है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसका आंसर ये है कि जब मैंने कहा सितंबर 2024 में ये वर्जन रिलीज हुआ है तो पाइथन का कोई भी वर्जन
जो सितंबर 2024 के बाद रिलीज हुआ होगा, तो उसने इसी वर्जन को अडॉप्ट किया होगा। अगर पाइथन का कोई वर्जन सितंबर 2024 से पहले रिलीज किया गया है, तो वर्जन 16 तो अडॉप्ट कर ही नहीं सकता ना, फिर तो कोई पुराने वर्जन होगा। तो आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि पाइथन जब रिलीज होती है, उस समय यूनिकोड का जो अपडेटेड वर्जन होता है उसको अडॉप्ट करके ही रिलीज हमारा होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पाइथन के अंदर जब हम स्ट्रिंग लिखेंगे, तो स्ट्रिंग के अंदर यूनिकोड करेक्टर्स लिख सकते हैं। यूनिकोड करेक्टर्स का मतलब वो करेक्टर्स जो इसके अंदर आते हैं। तो आज हम पाइथन की स्ट्रिंग में हेलो लिखते हैं, तो ध्यान से देखो, ये हेलो हमारे इंग्लिश के करेक्टर हैं। कितने, 1 2 3 4, मतलब इंग्लिश के करेक्टर हैं। अब हमसे कहा जा रहा है आप पाइथन की स्ट्रिंग को लिखते समय 1.5 लाख करेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब का खागा भी लिख सकते हैं। हमने कहा का खागा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कब से? 2.7 वर्जन से, जब से पाइथन ने यूनिकोड सपोर्ट करा है। पाइथन ही क्या, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज यही चाहेगी कि मुझे यूनिकोड ही लेकर आगे बढ़ना है ना। चलो, तो अब करके दिखाते हैं एक बार। तो यूनिकोड करेक्टर का मतलब क्या है, ये हमारी समझ में आ गया कि पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग है वो सिर्फ अल्फा बीटा ABCD को सपोर्ट नहीं करती, किसी भी यूनिकोड करेक्टर को सपोर्ट करती है। ठीक है, और लगभग 1.5 लाख करेक्टर यूनिकोड में आज की डेट में है। समय के साथ ये और बढ़ेंगे। तो मैं पहले करके दिखाता हूँ, फिर कहानी लिखूंगा। दिखाओ फिर करके, हमने कर लो। फ्रेंड, स्प्रिंग, ABCD तो आता है, ये तो का लिख के दिखाओ। तो काका का लिखूं कैसे? कीबोर्ड में मेरे हिंदी का फॉन्ट तो है ही नहीं। तो या तो कीबोर्ड में हिंदी का फॉन्ट इंस्टॉल कर लो, लिख लोगे फिर उसके बाद। और अगर फॉर टाइम बिंग, अगर आप किसी ऐसे करेक्टर पे काम करना चाहते हैं जो यूनिकोड फैमिली का हिस्सा है, लेकिन आपके कीबोर्ड में उसकी की नहीं है, तो हर यूनिकोड करेक्टर की एक वैल्यू होती है, कोड वैल्यू। और उसको लिखने के लिए \U का यूज किया जाता है। \T टैब स्पेस, \N न्यू लाइन। स्ट्रिंग के अंदर \U यूनिकोड करेक्टर की कोड वैल्यू लिखने के लिए यूज होता है। अगर यूनिकोड करेक्टर डायरेक्ट आपके कीबोर्ड में अवेलेबल है, डायरेक्ट लिखो। और डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है तो उसकी कोड वैल्यू से लिखो। तो 0915 ये होती है का लेटर की यूनिकोड वैल्यू। पर खा लिखना है तो कॉमन सेंस लग जाएगा, एक एक बढ़ाते चले जाओ। का खा गा 16 17 18 ऐसे करके। तो याद करनी पड़ेगी, गूगल पे देख लो, मत करो यार। मतलब आपको कोड में लिखनी है। अब आपको याद है, गूगल से पूछ लिया आपने, चैट GPT, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको लिखनी पड़ेगी। अच्छा, आप सर मान लो किसी तरह से मेरे पास अवेलेबल हो गया ये वाला, फिर अगर अवेलेबल हो गया तो फिर आपको क्या करना होगा, कॉपी पेस्ट कर लो। जैसे मैं गया यहाँ पर, इंग्लिश टू हिंदी। तो इस तरह से इमोजीज का भी यूनिक कोड वैल्यू होगा। हमने कहा इमोजीज का भी होता है, अल्फा बीटा गामा ईटा थीटा सबका होता है। तो आपको जो भी यूनिकोड करेक्टर प्रिंट करना है, गूगल पर जाके अपना यूनिकोड करेक्टर ढूंढो और पूछ कर यहाँ पर प्रिंट करा दो। ठीक है, तो यूनिकोड करेक्टर क्या है ये समझ में आ गया। तो पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है।
चलो अब स्ट्रिंग की डेफिनेशन का एक हिस्सा समझ में आ गया कि स्ट्रिंग हमारा यूनिकोड करेक्टर्स का सीक्वेंस है। सीक्वेंस माने एक के बाद एक। देखो पहले आ आया, फिर आ का डंडा, फिर जा, फिर माँ, अंकी बिंदी, फिर गा। तो ये क्रम से सारे करेक्टर हमारे आ रहे हैं, इसी को सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक के बाद एक जो चीज आती जाए उसको सीक्वेंस कहते हैं। तो स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड करेक्टर्स। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे करेक्टर क्या होता है, यूनिकोड करेक्टर क्या होता है, वो बता दूंगा मैं। ये सब यूनिकोड करेक्टर दिख रहा है। लेकिन कोई पूछे करेक्टर की डेफिनेशन क्या है, करेक्टर की डेफिनेशन, तो क्या बताओगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रिंग, है ना? काफी सही है। कि अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और आजू बाजू के कॉन्सेप्ट को कवर करके बताऊं, तो देखो हमें ऐसा सिखाया जाता है जब छोटे होते हैं, कंप्यूटर की दुनिया में एंटर करते हैं, कि कंप्यूटर के दो हिस्से होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर हमसे कहते हैं सॉफ्टवेयर में आ जाओ। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ऐसे ही पढ़ाते हैं छोटे पर हमारे लिए, जो कि सही भी है, गलत तो है ही नहीं। यानी कि आप कभी सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, आप प्रोग्राम्स बनाते हैं। उन प्रोग्राम्स का एक बंडल इकट्ठा होता है, उस बंडल को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक बंडल टर्म का नाम है। बनाते वही है जो हम बना रहे हैं, पिछले एक महीने से प्रोग्राम ही बनाते हैं। ठीक है, तो अब प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब कोई पूछे प्रोग्राम का मतलब क्या है, तो प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। एक प्रोग्राम में आपने क्या लिखे होते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट, व्हाइल स्टेटमेंट, राउंड। तो ये सब स्टेटमेंट कहलाएंगे। जो भी आप लिख रहे हो, किसी भी इंस्ट्रक्शन को जिसमें एक डेटा साथ में आता है, उसको हम वन वर्ड में स्टेटमेंट कहते हैं। तो स्टेटमेंट का मतलब है कोई एक्शन जिसमें एक इंस्ट्रक्शन हो और एक डेटा हो। बहुत आसान भाषा में 4+5। इसमें इंस्ट्रक्शन है जोड़ने की, डेटा है 4 और 5। इन दोनों बातों को सिंगल वर्ड में क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट। ठीक है, चलो। तो अब प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ स्टेटमेंट। अब कोई आपसे बोले स्टेटमेंट किसे कहते हैं, स्टेटमेंट क्या है, सेट ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर सकते हैं, प्रोग्राम्स में तोड़ सकते हैं, प्रोग्राम्स में प्रोग्राम को तोड़ सकते हैं, स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट्स को तोड़ सकते हैं, करेक्टर में कोई आपसे बोले करेक्टर क्या है, ऐसे बताओ। इसी सीक्वेंस में सेट सेट चल रहा है। करेक्टर किसका सेट, हमने कहा किसी का नहीं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है, करेक्टर कहलाता है। तो आप चाहें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रिंग कह सकते हैं, या इस कॉन्टेक्स्ट में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम कह सकते हैं, या अनडिवाइडेबल यूनिट ऑफ प्रोग्राम, जिसको फर्दर ना डिवाइड किया जा सके, वो क्या कहलाता है, हमारा करेक्टर कहलाता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम या अनडिवाइडेबल यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज करेक्टर। इससे छोटा कुछ नहीं है। या तो कुछ लिखा ही नहीं है, लिखा है तो एक करेक्टर जरूर है। चलो, तो अब करेक्टर का मतलब क्या है वो भी समझ में आ गया। तो करेक्टर की डेफिनेशन कोई आपसे बोले तो आप स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इस तरह से आप दे सकते हो। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट लेके समझा दिया, चीजें आसान हो गई। अब बात आती है कि सर यहाँ पे आपने लिखा है कि ये इम्यूटेबल है, इसका मतलब और बता दो, डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मीन्स अनमॉडिफाइबल, जो ना बदले, जिसको चेंज ना किया जा सके, उसे पाइथन में इम्यूटेबल कहा जाता है, जिसको ना बदला जा सके। क्या आप कहना चाह रहे हैं, हमने कहा समझते हैं।
तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कोई स्ट्रिंग एस और यहाँ लिख दिया मान लीजिए इंडिया। ठीक है, फिर इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देख लो एक बार। मेमोरी में ये हो गया इंडिया, ये एक मेमोरी ब्लॉक है जहां पर इंडिया आके स्टोर हो गया होगा। और जो एस है, एस वेरिएबल इंडिया को रेफर कर रहा है। तो इस बात को अच्छे से समझने के लिए ये मान लो कि ये वेरिएबल है, ये अलग चीज होती है, और स्ट्रिंग ये है। एस स्ट्रिंग नहीं है, कहने को एस एक स्ट्रिंग है, बट एस तो एक वेरिएबल का नाम है जो एक स्ट्रिंग को रेफर कर रहा है। कल को ये अपना मन बदलना चाहे तो बदल ले। अब एस क्या स्ट्रिंग है? हमने कहा नहीं। अगर ये स्ट्रिंग था तो बदल कैसे गया? हमने कहा एस तो वेरिएबल है, वो तो किसी को भी रेफर कर सकता है। हमने कहा चलो ठीक है। तो अब स्ट्रिंग इंडिया है जिसके अंदर ये करेक्टर है। अब मैंने यहाँ पर कोड पे लिखा कि भाई एस इक्वल टू भारत। तो आपके अकॉर्डिंग स्ट्रिंग बदलेगी नहीं? हमने कहा स्ट्रिंग नहीं बदलती है, ये बात सही है। लेकिन आप जब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको ऐसा इल्यूजन होगा कि स्ट्रिंग बदल गई। होगा क्या? अगर स्ट्रिंग बदल गई तो इसका मतलब ये होता जिस मेमोरी पर इंडिया के ये 5 करेक्टर लिखे हैं उनको इरेज कर दिया गया, और उसी मेमोरी में जाके क्या लिख दिया गया? भारत लिख दिया गया। अगर ऐसा हो जाए तो स्ट्रिंग म्यूटेबल है, मॉडिफाइबल है, बदल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप एस इक्वल टू भारत लिखेंगे तो एक नई स्ट्रिंग मेमोरी के अंदर क्रिएट हो जाएगी। इंडिया स्ट्रिंग के करेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। बदलेगा कौन? बदलेगा स्ट्रिंग का वेरिएबल। ये इसको छोड़कर अब यहां चला जाएगा। तो यानी कि जो वेरिएबल है वो म्यूटेबल है, बट वो वेरिएबल जिस स्ट्रिंग को रेफर कर रहा है उसके जो करेक्टर्स हैं वो इम्यूटेबल है। ना इसमें कुछ प्लस होगा, ना इसमें कुछ माइनस होगा। अब ये मेमोरी से डिलीट ही होगा बस, इसमें चेंज अलाउड नहीं है। ठीक है, एक बार जिस मेमोरी पर स्ट्रिंग के करेक्टर्स लिख दिए गए वो मेमोरी अब डिलीट हो सकती है। उस मेमोरी में लिखे करेक्टर को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम नहीं बदला जा सकता। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, है ना। अब इस बात को मैं करके दिखाता हूं। अच्छा सर, इसको प्रूफ कैसे करोगे? मतलब अगर मैं कोड में जाऊं और आपसे यही बात कहूं कि लिखो फिर एस इक्वल टू इंडिया, प्रिंट करा दो। फिर लिखो यहाँ पर एस इक्वल टू भारत और प्रिंट करा दो। तो अब आपकी बात कैसे माने कि मेमोरी में ये अलग है कि एक है? हमें मेमोरी कौन सी दिख रही है? हमें तो अपना आउटपुट दिख रहा है और हम तो मान लेंगे बदल गया ये। तो मैंने शायद आपको कुछ ऐसा पढ़ाया है जिससे आप मेमोरी में कौन सी चीज किस एड्रेस पर रखी है वो आप पता कर सकते हो। आईडी फंक्शन। तो अब मैंने जिस समय स्प्रिंग एस में इंडिया स्प्रिंग रखी है, मैंने एस से पूछा अपनी स्प्रिंग का एड्रेस बताओ। आईडी फंक्शन। तो आईडी फंक्शन किसी वेरिएबल का निजी एड्रेस नहीं बताता, वो वेरिएबल जिसको रेफर कर रहा है उसका एड्रेस बताता है। तो इस समय एस इंडिया को रेफर कर रहा है तो ये जो एड्रेस आएगा वो इंडिया का एड्रेस आएगा। अब मैंने फिर से पूछा एस, अब बताना आप जिसको रेफर कर रहे हो उसका एड्रेस क्या है। अब देखो, अगर दोनों जगह एड्रेस सेम आया इसका मतलब उसी मेमोरी पर इंडिया को इरेज करके भारत लिख दिया गया है। और अगर ये एड्रेस अलग अलग आया तो इसका मतलब है ये मेमोरी अलग है। अलग अलग आ रहा है देखो। ठीक है? तो इस चीज को क्या बोलते हैं पाइथन के अंदर? इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड करेक्टर्स। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल यूनिकोड करेक्टर्स। तो अब जाके स्ट्रिंग की डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता
बाकी आप जानते हैं कि क्या इसका मतलब है। अच्छा, अब कल मैंने आपको ये बोला था कि फॉर लूप हमने पढ़ लिया, लेकिन फॉर लूप हम तब तब दोबारा फिर पढ़ेंगे जब जब एक नई सीक्वेंस की बात होगी। तो आज एक सीक्वेंस की बात हुई है, तो फिर से फॉर लूप पढ़ना चाहिए फिर हमारे लिए, क्योंकि कल पढ़ाया था फॉर एक सीक्वेंस के साथ काम करता है, और आज पता चला है कि स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होती है। तो लगाओ फिर फॉर लूप को सीक्वेंस के साथ। हमने कहा चलो, अब हमारे पास एस स्ट्रिंग भारत है, हम क्या चाहते हैं, हम फॉर लूप को यूज करना चाहते हैं फॉर आई इन एस। तो यहाँ पर तो रेंज लगाते थे, हमने कहा रेंज नहीं लगाते थे, यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखते थे। अब वो सीक्वेंस रेंज से बनाई, आज पता चल गया स्ट्रिंग भी सीक्वेंस है, कल को कुछ और पता चलेगा तो वो भी लिख देंगे यहाँ पर। अब फॉर लूप कह रहा है मेरा तो रूल है कि आपने यहाँ पर जो सीक्वेंस लिखी है उसके एक एक एलिमेंट को इटरेट करना, मतलब उसके पहले एलिमेंट के पास जाना, उसको आई में लेकर आना, फिर दूसरे के पास जाना, उसको आई में रखना। तो इस तरह से अगर मैं आई को प्रिंट करा दूं यहाँ पर, तो बताओ आई वेरिएबल की पहली वैल्यू क्या प्रिंट होगी। एस वेरिएबल में कौन सी स्ट्रिंग पड़ी है अभी, भारत ही तो है, लेटेस्ट यही तो है। तो अब जब फॉर लूप एस स्ट्रिंग को ट्रेट करेगा तो उसका पहला करेक्टर आई में लेकर आएगा बी। अगली बार जब फॉर लूप इटरेट होगा एच के लिए, फिर तो यहाँ पे पहले बी आएगा, फिर एच आएगा, ऐसे करके वो स्ट्रिंग एक एक करेक्टर वाइज आपको मिल जाएगी। तो हमें स्ट्रिंग के करेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमारा इंटरेस्ट तो ये था कि फॉर लूप किसी भी सीक्वेंस के साथ चलता है, और अभी हमें पता चला है कि स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होती है, तो हम फॉर लूप को स्ट्रिंग के साथ भी चला सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि फॉर लूप का रेंज फंक्शन से कोई कनेक्शन नहीं। कल जो हमने पढ़ा था मात्र एक संयोग था कि फॉर और रेंज एक साथ आ गए थे। हम अब आगे फॉर को पढ़ेंगे, रेंज नहीं मिलेगा, आगे जाके रेंज मिलेगा लेकिन फॉर नहीं मिलेगा। ठीक है, बट कुछ लोगों का बैड लक होता है कि वो फॉर और रेंज का कॉम्बिनेशन देखकर फिर आगे इन चीजों को नहीं पढ़ते, उन्हें लगता है कि फॉर और रेंज एक ही बात होती है, दोनों आएंगे जब आएंगे, तो ऐसा नहीं है। चलो, तो अब हमारी ये डेफिनेशन अच्छे से पूरी हो गई। इम्यूटेबल का मतलब क्या है वो भी देख लिया, सीक्वेंस का मतलब क्या है, आसान भाषा में आप कोई आपसे बोले सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस वो है जिसको फॉर लूप से इटरेट किया जा सकता है। हर वो चीज जिसको फॉर लूप से वन बाई वन इटरेट किया जा सके उस हम क्या बोलते हैं, पाइथन में सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, यूनिकोड करेक्टर क्या है ये कहानी समझ में आ गई, बाकी पूरी कहानी में लिखी थी। अब इस बात को मैं प्रैक्टिकली करके बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, ऑलरेडी ये हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, मैं सीधा बस थ्योरी में नोट्स पूरे करने को लिख रहा हूँ। बात आती है स्प्रिंग ऑपरेशंस, कि स्प्रिंग पर आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो कुछ ऑपरेशन आज, बाकी कुछ कल पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा कॉन्केटिनेशन, जान पहचान का है। तो कॉन्केटिनेशन मतलब होता है दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना, मर्ज करना। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका सिंटैक्स लिखूं,
तो क्या सिंटैक्स होगा, पहली स्प्रिंग प्लस दूसरी स्प्रिंग। अब बताओ, दो स्प्रिंग को कॉन्कैट कर दिया, सोच कर आंसर देना। पहले वाली स्प्रिंग में दूसरी स्प्रिंग ऐड हो गई होगी, या दूसरी वाली में पहले वाली ऐड हो गई होगी। फर्स्ट में सेकंड है। सोच लो, अरे खूब सोच लो, समझ लो। स्प्रिंग तो इम्यूटेबल है, तो स्प्रिंग वन बोलेगी मुझ में चेंज हो ही नहीं सकता, स्प्रिंग टू बोलेगी मुझ में भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि स्प्रिंग तो चेंज ही नहीं होती ना, है ना। तो अब ये ऑपरेशन क्या करता है, एक नई स्प्रिंग क्रिएट कर देता है। ना तो पहली में चेंज होगा ना दूसरी में चेंज होगा, लेकिन जो आप साइंस ले रहे थे वो सही था, कि जो रिजल्ट होगा उसमें ऐसा देखने को लगेगा कि स्प्रिंग वन के बाद स्प्रिंग टू के करेक्टर लिखे हुए, लेकिन जो ये रिजल्ट आएगा वो ना तो स्प्रिंग वन में चेंज होगा ना स्प्रिंग टू में चेंज होगा, एक नई स्प्रिंग बनेगी उसमें आएगा। तो अब इसका मतलब, इससे मुझे एक नई स्प्रिंग मिलेगी, स्प्रिंग, और उसमें वही होगा, पहले स्प्रिंग वन के करेक्टर होंगे फिर स्प्रिंग टू के होंगे। अगर पहले मैं टू लिख दूं फिर वन लिख दूं तो जो नई स्प्रिंग बनेगी उसमें उसी ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, तो आपका साइंस सही था जो आप सोच रहे थे, बस जो टेक्निकल पॉइंट मुझे समझाना था वो ये कि नई स्प्रिंग बनेगी, एग्जिस्टिंग में कोई चेंज नहीं होगा। अब ये पहली बार हुआ है। जब जब आप स्प्रिंग पे कुछ भी करने की कोशिश करेंगे कि मैं इसको अपर में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं इसको लोअर में कन्वर्ट कर दूंगा, आप हमेशा एक नई स्प्रिंग बना रहे होंगे। एग्जिस्टिंग में कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि स्प्रिंग तो इम्यूटेबल है, उसमें चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, तो सर ये पाइथन में ही है या सब में ही होता है? हमने कहा तो हर लैंग्वेज की अपनी अपनी कहानी है, ये रूल सी में नहीं है। सी में स्प्रिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, जावा जावा में दोनों तरह की हैं, ऐसी भी हैं जो चेंज हो जाती हैं और ऐसी भी जो नहीं होती हैं। तो हर जगह की कहानी अलग अलग है। ठीक है, तो ये रूल आप पाइथन का मान के चलो कि पाइथन का रूल है। ठीक है, हर लैंग्वेज में स्प्रिंग होती है, ये बात सही है। अब उस स्प्रिंग के अंदर और डीपली जानना चाहते हो तो वो लैंग्वेज जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। करके देखते हैं इसको। अब दो स्प्रिंग हमारे पास हैं, मान लो एस वन स्प्रिंग मैंने यहां पर लिख दी विराट, एस टू स्प्रिंग मैं लिख दी यहां पर कोहली। अब मैं चाहता हूं एस वन प्लस एस टू नई स्प्रिंग बनकर एस थ्री में आ जाए। अब मैं तो इंटरेस्टेड हूं एस थ्री को लेकर, तो मैंने इंटेंशनली ये एग्जांपल लिया क्योंकि इसमें आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा तो जिसका आंसर मुझे देना है। ठीक है, क्वेश्चन आया मन में, बीच में क्या चाहते हो, स्पेस चाहते हो, क्योंकि आपने ऐसा देखा है। लेकिन स्प्रिंग को क्या पता विराट कोहली कौन है और ये उसका पहला नेम है उसका सरनेम है। स्प्रिंग कॉन्कैटिनेशन का रूल है, पहली स्प्रिंग का आखिरी करेक्टर के जस्ट आफ्टर दूसरी स्ट्रिंग का करेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, बीच में कोई स्पेस कॉमा कुछ नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, तो आप ऐसे करो एस वन, इसमें कॉन्कैट करो पहले स्पेस को, ऐसे करके। तो अब यानी कि विराट के साथ स्पेस स्ट्रिंग कॉन्कैट होकर एक नई स्ट्रिंग बन गई होगी विराट स्पेस। अब उस विराट स्पेस को वेरिएबल में स्टोर मत करो, उसी स्ट्रिंग में जो बनी विराट स्पेस उसमें कॉन्कैट कर दो, किसको, एस टू के लिए। ठीक है, फिर अब यहां पर आप क्या प्रिंट कर सकते हैं, एस थ्री को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो यहां पर कितने कॉन्कैटिनेशन हुए, एक या दो या तीन, कैसे कैसे बताओ, तीन। पहले एस वन का स्पेस के साथ हुआ, एक हो गया। फिर इससे जो रिजल्ट बना होगा ब्रेन में जो बना उसको लिख लेते हैं विराट स्पेस, फिर ये प्लस एज इट इज कॉपी कर लो, फिर एस टू। अब इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन होकर फाइनल स्ट्रिंग बन गई आपकी एस थ्री। दो ही तो कॉन्कैटिनेशन हुए, तीन। कोहली के पहले स्पेस नहीं लगा। वो भी कर सकते हो, कॉली के पहले भी स्पेस लगा सकते हो, ऐसे कर दो, ये लो, ऐसे कर दो। तो थिंग इज स्प्रिंग के अंदर ही है तो आएगा, नहीं है तो आपको लगाना पड़ेगा बीच में।
तो ये हो गया कॉन्कैटिनेशन। अब मुझसे कहा गया कि मुझे किसी स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना है उसी ही स्ट्रिंग के साथ, दूसरी स्ट्रिंग है ही नहीं, मतलब S1 को S1 के साथ कॉन्कैट करना चाहता हूं तो मना हो जाएगी। पाइथन को इससे क्या फर्क पड़ता है, उसको तो अपना सिंटैक्स है, ये दोनों स्ट्रिंग है, दोनों सेम है, अलग है, विराट विराट लिख कर आ जाएगा और क्या है। माना इससे जो नई स्ट्रिंग बनी मैंने उसको S4 नाम के नए वेरिएबल में रख लिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे किसी स्ट्रिंग को उसी स्ट्रिंग के साथ 5 बार कॉन्कैट करना है, लोग मना थोड़ी कर रहा है, 3 और 2 5। तो अगर आप किसी स्ट्रिंग को उसी स्ट्रिंग के साथ लगातार कॉन्कैट करना चाहते हैं तो उसका एक शॉर्टकट है, उस स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई सिंबल लगाओ और उसका उसी के साथ कितनी बार कॉन्कैटिनेशन करना है वो संख्या लिखो। तो दोनों का मतलब एक ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे। सोचो अगर मैं ऐसे 1000 बार लिखूंगा तो लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बस मुझे ऐसे 1000 लिख देना, बात खत्म हो। तो ये शॉर्टकट हो गया हर समस्या का। हमने कहा नहीं, सिर्फ उस कॉन्कैटिनेशन का जिसमें किसी भी स्ट्रिंग का उसी स्ट्रिंग के साथ बार बार आपको कॉन्कैटिनेशन करना है, उसका एक शॉर्टकट है ना। अगर दो अलग अलग स्ट्रिंग है उनका कॉन्कैटिनेशन करना है तो प्लस से ही करोगे। इस चीज को कॉन्कैटिनेशन की जगह एक नया नाम दिया गया, रिपीटेशन, स्ट्रिंग रिपीटेशन। तो इसका मतलब है, लिख देता हूं एक लाइन, concatenation of a string with itself multiple times। सिंटैक्स क्या होगा, कोई भी स्ट्रिंग है, स्टार लगा दो और यहाँ पे कितने टाइम्स उसका कॉन्कैटिनेशन उसी स्ट्रिंग के साथ करना है वो आप यहाँ पे लिख दो। तो वो संख्या जो आप लिख रहे हैं वो संख्या आपका इंटीजर में लिखी जाएगी। अब ऐसा होने से आपको क्या मिलेगी, एक नई स्ट्रिंग मिलेगी। इस स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा। नई स्ट्रिंग का नाम S3 रखो, S4 रखो, ABCD रखो, वो आपकी मर्जी क्या रखो। इस बात का ध्यान से ध्यान रखना कि आप ये ना सोचने लगे कि स्प्रिंग पर प्लस भी चलता है मल्टीप्लाई भी चलता है तो चलो माइनस चला के देख लेते हैं, एरर आ जाएगी। माइनस नहीं चलता, डिवाइड करके देख लें, सेंसलेस ऑपरेशंस हैं। तो जितने भी आपने स्प्रिंग के साथ प्लस माइनस वाली सीरीज के जो सिंबल यूज करने उनमें दो ही सिंबल अलाउड है, एक प्लस और एक स्टार। माइनस, डिवाइड, मॉडुलस ये सब अलाउड नहीं है, इनका कोई सेंस नहीं है। प्लस का मतलब कॉन्कैटिनेशन है, अर्थमेटिक वाला नहीं है। मल्टीप्लाई का सेंस नहीं है स्टार में, यहाँ रिपीटेशन का सेंस। चलिए फिलहाल आज इतना ही, कल मिलेंगे, कल स्प्रिंग के आगे के ऑपरेशंस कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको लूप के लिए प्रैक्टिस का एक सेट दे दिया है, उसको करिए, आप उसे कर सकते हैं। तो स्लैश टी भी लगा सकते हो, फॉरवर्ड स्लैश नहीं बैक स्लैश लगाना है।